नमस्कार। मैं भागवंती सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज की प्रवक्ता नीलम अरोरा आज सामान्य हिंदी विषय के अंतर्गत गद्य खंड में आपको दूसरा पाठ महाकवि माघ का प्रभात वर्णन ये आपको मैं बताने जा रही हूँ। महाकवि माघ का प्रभात वर्णन आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया एक निबंध है। महावीर प्रसाद द्विवेदी हिंदी गद्य साहित्य के अप्रतिम गद्यकार माने जाते हैं। उनका हिंदी गद्य में जो योगदान है वह अविस्मरणीय है। महाकवि माघ संस्कृत के एक महान कवि हुए हैं। संस्कृत काव्य की श्रृंखला में महाकवि माघ का नाम अद्वितीय है। उनके बारे में कहा जाता है, उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम। उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम दंडिना पदलालित्यम माघे संति त्रयोगुणा। अर्थात कालिदास अपनी उपमा के लिए विख्यात हैं। भारवी कवि भारवी अपने अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध हैं और कवि दंडी अपने पद लालित्य के लिए विख्यात हैं। परंतु जो माघ है उनमें ये तीनों गुण विद्यमान है। उनकी उपमा भी दर्शनीय है, उनका अर्थ गौरव भी प्रशंसनीय है और उनका पद लालित्य भी श्लाघनीय है। तो महाकवि माघ ने संस्कृत में जो प्रभात वर्णन किया है, प्रभात अर्थात प्रातःकाल, प्रातःकाल का वर्णन महाकवि माघ ने संस्कृत भाषा में किया। उसी के कुछ अंशों का अनुवाद महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दो प्रकार के ग्रंथ लिखे। हमारे यहाँ दो प्रकार की रचनाएं हिंदी साहित्य में की जाती हैं, मौलिक और अनुदित। मौलिक रचना जो कवि अपनी मौलिक विचार अपने विचार होते हैं उनको वो प्रस्तुत करता है, उसे मौलिक रचना कहते हैं। और अनुदित जो अनुवाद किया जाता है, अर्थात जो मूल ग्रंथ है वो किसी और भाषा का है, जैसे बंगला या संस्कृत या किसी और भाषा का, और उसका किसी और भाषा में अनुवाद करना। तो ये एक तरीके से अनुदित ग्रंथ है, अनुदित निबंध है। महाकवि माघ के जो विशेष प्रातः काल के वर्णन के जो स्थल हैं उनका बहुत आलंकारिक वर्णन लेखक के द्वारा किया गया है। वैसे तो ये गद्य का पाठ है, लेकिन जब हम इसे पढ़ते हैं तो इसमें हमें काव्य की अनुभूति होती है। बहुत ही आलंकारिक चमत्कारिक वर्णन किया गया है। गद्य में अलंकार नहीं होते, लेकिन जब आप इसे पढ़ेंगे तो देखेंगे कि इसमें उपमा भी है, इसमें रूपक भी है, इसमें और विशेषकर लेखक ने मानवीकरण अलंकार का बहुत सटीक और अच्छा प्रयोग किया है। तो आइए प्रारंभ करते हैं महाकवि माघ का प्रभात वर्णन। रात अब बहुत थोड़ी ही रह गई है, सुबह होने में कुछ ही कसर है। प्यारे बच्चों, वैसे तो अब आप लोग अधिकांश बच्चे एसी में रहते हैं, कूलर में रहते हैं। उन्हें प्रकृति के सौंदर्य का ज्ञान ही नहीं है। प्रकृति कितनी सुंदर है, कितनी रमणीय है, प्रातः उसका क्या स्वरूप होता है, वो कितनी आकर्षक होती है, ये जब हम उसे देखते हैं, जब हम उसके समीप रहते हैं
तब हमें पता लगता है। तो लेखक कहता है कि रात अब बहुत थोड़ी ही रह गई है, बहुत थोड़ी सी, अर्थात जिसे हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, भोर का समय कहते हैं, उषा काल कहते हैं, उषा से भी पहले का समय, जब रात हल्का हल्का धुंधलका रहता है और सुबह होने में कुछ ही कसर है। अभी ना तो पूरी तरह रात समाप्त हुई है और ना ही पूरी तरह प्रातः काल हुआ है। जरा सप्तर्षि तारों नाम के तारों को तो देखिए। लेखक कहता है सप्तर्षि, अगर आप रात के समय में देखें तो एक 7 तारों का जो समूह है वो एक अलग स्थिति में आपको दिखाई देता है, वो अन्य तारों से भिन्न होता है। तो रात के समय उसकी जो स्थिति है वो अलग होती है और प्रातः काल होने से पूर्व सप्तर्षियों की स्थिति अलग हो जाती है, भिन्न हो जाती है। तो लेखक उन्हीं का वर्णन कर रहा है। वो कहता है कि जरा सप्तर्षि नाम के तारों को तो देखिए, वे आसमान में लंबे पड़े हुए हैं, उनका पिछला भाग तो नीचे को झुका सा है और अगला ऊपर को, वहीं उनके अधोभाग में छोटा सा ध्रुव तारा कुछ कुछ चमक रहा है। बड़े ही अलंकारिक तरीके से कवि लेखक इसका वर्णन करता है कि जो सप्तर्षि तारे हैं वो उनका जो अग्रभाग है वो ऊपर को उठा हुआ है और जो पश्चात जो पीछे का भाग है वो नीचे की ओर है, और उसी के बीच में जो ध्रुव तारा है वो बहुत ही सुंदर तरीके से दीप्यमान हो रहा है। सप्तर्षियों का आकार गाड़ी के सदृश है। लेखक कल्पना करता है कि जो सप्तर्षि तारों की आकृति है वो एक ऐसी गाड़ी है के समान है जिसका जुआ ऊपर को उठ गया हो। प्यारे बच्चों, जुआ कहते हैं, आपने बैलगाड़ी देखी होगी। वैसे तो अब बहुत वैज्ञानिक युग है, फिर भी आप लोगों ने बैलगाड़ी अवश्य देखी होगी। तो बैलगाड़ी में जो उस गाड़ी का जो अग्रभाग है वो बैलों के कंधों पर रखा जाता है, उसे जुआ बोलते हैं। वही उस गाड़ी का अगला हिस्सा कहलाता है, उसी को जुआ कहा जाता है। तो उसका जैसे उस बैलगाड़ी का जुआ ऊपर उठ गया हो और इसी से उनके और ध्रुवतारा के दृश्य को देखकर श्री कृष्ण के बालपन की एक घटना याद आती है। लेखक को श्री कृष्ण के जीवन की एक घटना उन सप्तर्षि तारों की आकृति को देखकर याद आ रही है। कृष्ण को बचपन से ही मारने के लिए कंस ने अनेक प्रयास किए, अनेक राक्षसों को उसने कृष्ण का वध करने के लिए भेजा। उन्हीं में एक राक्षस था शकटासुर। शकट संस्कृत में गाड़ी को कहा जाता है। वह जो असुर था, वह जो राक्षस था, वह गाड़ी का वेश बनाकर आया था, इसीलिए उसका नाम शकटासुर था। श्री कृष्ण बहुत छोटे से थे, पालने में थे, पालने में झूल रहे थे। श्री कृष्ण ने लेटे लेटे ही उस शकटासुर को एक लात मारी और उसका जो अग्रभाग था वह ऊपर उठ गया और श्री कृष्ण उसके नीचे आ गए। तो जैसे उन सप्तर्षियों के नीचे वो ध्रुव तारा चमक रहा है, वैसे ही उस गाड़ी के नीचे श्री कृष्ण भी चमक रहे थे। तो लेखक को इन सप्तर्षियों की आकृति के माध्यम से वह घटना याद आ रही है। पूर्व दिशा रूपिणी स्त्री की प्रभा इस समय बहुत ही भली मालूम होती है। ये दूसरा पैराग्राफ है, दूसरा गद्यांश है। प्यारे बच्चों, जो सूर्योदय होता है वो पूर्व दिशा में होता है और जो प्रातः काल का समय है उस समय जो पूर्व दिशा है, सूर्योदय से पूर्व ही वो लालिमा मिश्रित हो जाती है।
लालिमा से युक्त हो जाती है, अरुणिमा से युक्त हो जाती है। तो लेखक कहता है कि पूर्व दिशा रूपिणी स्त्री, यहाँ मानवीकरण अलंकार है, अर्थात दिशाओं को मानव के रूप में चित्रित किया गया है। तो पूर्व दिशा रूपिणी स्त्री की प्रभा इस समय बहुत ही भली मालूम होती है, बहुत अच्छी लग रही है। आप कभी अपने बंद कमरों से बाहर निकलकर अगर अवसर मिले तो किसी नदी के किनारे, किसी पहाड़ पर, किसी पर्वत पर, किसी प्राकृतिक स्थान पर अगर प्रातःकाल का दृश्य देखें तो वो बहुत सुंदर लगता है। लोग तो हजारों लाखों रुपए खर्च करके उस सनराइज जिसे बोलते हैं, उस सूर्योदय के दृश्य को देखने भी जाते हैं। तो इस समय पूर्व दिशा रूपिणी स्त्री की प्रभा, चमक, सुंदरता बहुत ही भली, बहुत अच्छी लग रही है। वह हंस सी रही है। लेखक कहता है कि जैसे कोई सुंदर स्त्री मुस्कुरा रही हो, हंस रही हो, ऐसी वह पूर्व दिशा लग रही है। वह यह सोचती सी है कि चंद्रमा ने जब तक मेरा साथ दिया, जब तक यह मेरी संगति में रहा, तब तक उदित ही नहीं रहा, इसकी दीप्ति भी खूब बढ़ी। लेखक कहता है कि ऐसा लग रहा है कि मानो वह जो पूर्व दिशा रूपी स्त्री है वो ये सोच रही है, वो यह विचार कर रही है कि ये जो चंद्रमा था जब तक पूर्व दिशा में रहा, मेरे साथ रहा, तब तक यह इसकी चमक लगातार बढ़ती चली गई। यहाँ इसके माध्यम से लेखक एक संदेश देना चाहता है कि संगति का जो प्रभाव है वो बहुत अधिक पड़ता है। जैसी संगति में हम रहते हैं, हमारा चरित्र, हमारा व्यवहार वैसा ही हो जाता है। तो जो पूर्व दिशा है वो ये सोच रही है कि जब तक चंद्रमा मेरे साथ रहा, चंद्रमा भी पूर्व दिशा में उदित होता है, सूर्य भी, और पूर्व दिशा में जब आप चंद्रमा, अभी 2 दिन पहले ही पूर्णिमा गई है, जब आपने देखा होगा कि कितना सुंदर चंद्रमा, पूर्ण चंद्रमा बहुत आकर्षक लगता है पूर्व दिशा में। और रात होते होते जब वह पश्चिम दिशा में चला जाता है तो मलिन होता चला जाता है, उसकी जो कांति है वो फीकी पड़ जाती है। तो जो पूर्व दिशा है मानो वो ये संदेश दे रही है कि जो संगति का असर है वो मनुष्य पर बहुत अधिक पड़ता है। तो जब तक ये मेरे साथ रहा तब तक उदित ही नहीं रहा, बल्कि इसकी चमक, इसकी कांति बहुत बढ़ी। परंतु देखो अब वही पश्चिम दिशा रूपिणी स्त्री की तरफ जाते ही हीन दीप्ति होकर पतित हो रहा है। तो संगति से ही हम ऊपर उठते हैं, हमारा उत्थान होता है, और निम्न संगति के द्वारा हमारा पतन भी होता है। जैसे कि चंद्रमा जब पूर्व दिशा की ओर रहा, पूर्व दिशा के साथ रहा, तो वह संसार में पूज्य रहा, संसार में उसका आदर हुआ, सत्कार हुआ। लेकिन जब वह पश्चिम दिशा के साथ चला गया तब वह अस्त भी हो गया, कांतिहीन भी हो गया। और आप लोगों को भी पता है कि डूबते सूरज या डूबते चंद्रमा की कोई पूजा नहीं करता, कोई उसकी वंदना नहीं करता, कोई उसको अर्घ्य नहीं देता। तो इसलिए चंद्रमा पर पश्चिम दिशा में अब अस्त होने को है और सूर्य अभी पूर्व दिशा में आया नहीं है। तो ऐसा वर्णन कवि ने किया है। इसी से पूर्व दिशा चंद्रमा को देख देख प्रभा के बहाने ईर्ष्या से मुस्का सी रही है। अब धीरे धीरे जो पूर्व दिशा है उसकी लालिमा बढ़ रही है। तो लेखक ने पूर्व दिशा की लालिमा को उसकी मुस्कान की उपमा दी है कि मानो वह मुस्कुरा रही है। क्या सोच रही है कि उसे ईर्ष्या भी हो रही है, वो ईर्ष्या के द्वारा, ईर्ष्या के कारण उसे चंद्रमा से ईर्ष्या भी हो रही है और इसलिए वह मुस्कुरा रही है। परंतु चंद्रमा को उसके हंसी मजाक की कुछ भी परवाह नहीं।
लेखक कहता है कि ऐसा लगता है कि चंद्रमा अपने उपहास से जरा सा भी, तनिक भी विचलित नहीं हो रहा है। अस्त वह अपने ही रंग में मस्त मालूम होता है। चंद्रमा अपने ही रंग में पूरी तरह डूबा हुआ है, मस्त है। अस्त समय होने के कारण उसका बिंब तो लाल है, बिंब गोला। लेखक कहता है कि चंद्रमा अस्त हो रहा है तो उसका जो वो गोल उसका बिंब है वह तो लाल है, पर किरणें उसकी पुराने कमल की नाल के कटे हुए टुकड़ों के समान सफेद हैं। कमल की नाल, कमल की नाल, प्यारे बच्चों आपने कमल का फूल देखा होगा। कमल का फूल के नीचे जो डंडी होती है, ये जो इसको कमल नाल कहते हैं, ये सफेद होती है, जिसको आप कमल ककड़ी या भिस भी कहते हैं। ये सब्जी के रूप में प्रयोग की जाती है। तो जो चंद्रमा का जो बिंब है ये तो लाल है, परंतु जो इसकी किरणें हैं वो, क्योंकि चंद्रमा अस्त हो रहा है, छिप रहा है, तो उसकी चमक अब बढ़ने के बजाय फीकी पड़ रही है, म्लान पड़ रही है, इसलिए वो कमल नाल के समान सफेद हो रहा है। उसका जो चारों तरफ का भाग है वो श्वेतता से युक्त है। कुमकुम मिश्रित सफेद चंदन के सदृश उन्हीं लालिमा मिली हुई सफेद किरणों से चंद्रमा पश्चिम दिग्वधु का श्रृंगार सा कर रहा है। अब देखिए कितना सुंदर लेखक के द्वारा वर्णन है कि ऐसा लगता है कि चंद्रमा कोई नायक है और वो अपनी प्रियतमा का, अपनी नायिका का लालिमा से, किसी लालिमा को, किसी कुमकुम को, कुमकुम रोली को कहते हैं, रोली में सफ़ेद चंदन मिलाकर वो नायिका के मुंह पर उसका लेप कर रहा है, उसको उसका श्रृंगार कर रहा है। पश्चिम दिग्वधु, दिग माने दिशा, वधु स्त्री, पत्नी, तो पश्चिम दिशा की गोद में ही है, वो पश्चिम दिशा में ही है, तो मानो अपनी अरुणिमा से, अपनी श्वेतता से युक्त होकर वो पश्चिम दिशा रूपी स्त्री का श्रृंगार कर रहा है, उसमें समा रहा है। उसे प्रसन्न करने के लिए चंदन के लेप के समान, जैसे चंदन का लेप वो पश्चिम दिशा पर लगा रहा है, पूर्व दिग्वधु के द्वारा किए उपहास की तरफ उसका ध्यान ही नहीं। जो पूर्व दिशा, रात वो जिसके साथ था, पूर्व दिशा उसका उपहास करती हुई प्रतीत हो रही है, लेकिन चंद्रमा को उसका ध्यान ही नहीं, क्योंकि अब वह पश्चिम दिशा के साथ है, उसी में वह अस्त हो रहा है।